नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक जैसी अलग अलग तरह की कहानियां मिलेंगी जो आपको एक जादुई और रोमांचक सफ़र पर ले जाएंगी। तो आइए इस अद्भुत सफ़र में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 221 अमेरिकी राष्ट्रपति का सुझाव। 221 अमेरिकी राष्ट्रपति का सुझाव। ठीक है, चलिए अगले विषय पर चलते हैं। मेरा मानना है कि हम सभी को संसाधनों की सख्त ज़रूरत है, चाहे वह भोजन हो, कपड़े हों, हथियार हो या फिर कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं हों। इस मुद्दे को हल करने के लिए मेरा सुझाव है कि हम एक ऑनलाइन व्यापार मंच स्थापित करें। प्रत्येक देश अपने अतिरिक्त सामान को उचित मूल्य पर बेच सकता है। जब अमेरिकी राष्ट्रपति इस ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे तो आदित्य ने सोचा कि यह एक महान विचार है। चीन के राष्ट्रपति अचानक बोले, हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई हमें धोखा नहीं देगा? क्या होगा यदि वे अपना माल बेच दें लेकिन उसे खरीदार तक न पहुंचाएं? इसके अलावा हम उत्पादों का मूल्य कैसे निर्धारित करेंगे? हमें वस्तुओं के लिए एक निश्चित मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। उनके शब्दों से कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। यही बात थी जिसकी उन्हें चिंता थी। अमेरिकी राष्ट्रपति इसके लिए तैयार लग रहे थे और उन्होंने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरा सुझाव है कि हम एक वैश्विक मुद्रा का उपयोग करें जिसका उपयोग हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर विनिमय के लिए कर सकें। इससे भविष्य में हमारे लिए व्यापार करना आसान हो जाएगा। एक वैश्विक मुद्रा, ये सुनकर सभी लोग अचंभित रह गए। आप भौतिक धन की बात नहीं कर रहे हैं, है न? चीनी राष्ट्रपति ने अमेरिकी राष्ट्रपति को गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। दुनिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत अधिक नकदी लाना परेशानी भरा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं, मैं एक ऑनलाइन मुद्रा के बारे में बात कर रहा हूँ। हम इसे अर्थ डॉलर कह सकते हैं। मान लीजिए कि एक अर्थ डॉलर एक यूएसडी के बराबर है, ताकि आप लोगों को इसके मूल्य का अंदाजा हो जाए। जब उन्होंने यूएसडी को आधार बनाया तो किसी ने कुछ नहीं कहा। यूएसडी सबसे अधिक कारोबार वाली और शक्तिशाली मुद्रा थी। सभी ने इसे पहचाना, इसलिए उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। यहाँ तक कि चीन के राष्ट्रपति ने भी कुछ नहीं कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, प्रत्येक देश को व्यापार मंच पर कम से कम $1 मिलियन मूल्य के संसाधन लगाने होंगे। मैंने पहले ही वस्तुओं की कीमतों की एक सूची बना ली है। कृपया इसे देखें और मुझे बताएं कि क्या आपके पास कोई प्रश्न या सुझाव है। सभी को मूल्य सूची की एक सॉफ्ट कॉपी प्राप्त हुई। मनीष चौधरी को भी एक प्रति प्राप्त हुई। उन्होंने फाइल खोली और कीमतें देखीं। 10 किलोग्राम उच्च श्रेणी चावल $1 पृथ्वी डॉलर, 15 किलोग्राम मध्यम श्रेणी का चावल $1 पृथ्वी डॉलर, 20 किलोग्राम निम्न श्रेणी चावल $1 पृथ्वी डॉलर, 2 किलोग्राम मछली $1 पृथ्वी डॉलर। मछली के प्रकार के आधार पर कीमतें भिन्न हो सकती हैं। 1 किलोग्राम गाय का मांस $1 पृथ्वी डॉलर, 1.5 किलोग्राम सुअर का मांस $1 पृथ्वी डॉलर। खाद्य पदार्थों के अलावा मूल्य सूची में अन्य सामान भी शामिल थे। 100 गोलियां $1 पृथ्वी डॉलर। गोला बारूद के प्रकार के आधार पर कीमतें भिन्न हो सकती हैं। एक ग्रेनेड $50 पृथ्वी डॉलर, एक पिस्तौल $600 पृथ्वी डॉलर। पिस्तौल के प्रकार के आधार पर कीमत भिन्न हो सकती है। एक राइफल $1500 पृथ्वी डॉलर। कीमत राइफल के प्रकार के आधार पर भिन्न हो सकती है। एक युद्धक टैंक $500,000 पृथ्वी डॉलर। टैंक के प्रकार के आधार पर कीमतें भिन्न हो सकती हैं। एक आक्रमण हेलीकॉप्टर $1 मिलियन पृथ्वी डॉलर। कीमतें भिन्न हो सकती हैं। जब सभी लोग मूल्य सूची पर विचार कर रहे थे तब अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, प्रत्येक देश को $1 मिलियन मिलेंगे यदि वे आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं। जो लोग इस मानक तक नहीं पहुंच सकते, उन्हें उनकी वस्तुओं का जो भी मूल्य होगा वह दिया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति ने पूछा, तो हम ये पृथ्वी डॉलर कैसे प्राप्त करेंगे? क्या आपके पास इसके लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिस्टम तैयार है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना सिर हिलाया। पिछले कुछ दिनों में हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ प्रोग्रामरों ने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक प्रणाली बनाई है। हर किसी को सिस्टम का लिंक प्राप्त होगा। आपको बस एक खाता बनाना होगा और आप व्यापार करने के लिए पात्र होंगे। किसी ने पूछा, क्या किसी देश द्वारा बनाए जा सकने वाले खातों की कोई सीमा है? अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, प्रत्येक देश केवल एक ही अकाउंट बना सकता है। कुछ लोगों ने और भी प्रश्न पूछे और उन सभी के उत्तर अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, वस्तुओं के व्यापार के अलावा इस मंच का उपयोग अनुरोध करने के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके देश को सैन्य सहायता की आवश्यकता है तो आप मंच पर इसका अनुरोध कर सकते हैं और किसी के द्वारा इसे स्वीकार किए जाने की प्रतीक्षा कर सकते हैं। बेशक, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका भुगतान पर्याप्त है। ये सुनकर कुछ लोगों के चेहरे खिल उठे। उनके देश बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे थे और शक्तिशाली देशों के विपरीत उन्होंने अभी भी अपने राष्ट्र पर पूर्ण नियंत्रण नहीं लिया था। विद्रोही ताकतें और स्वयंभू नेता एक के बाद एक सामने आए। चीन के राष्ट्रपति ने कहा, मुझे मूल्य सूची से कोई समस्या नहीं है। हालांकि मैं सूची में कुछ और वस्तुएं जोड़ना चाहता हूं। कोई समस्या नहीं।
बस उन वस्तुओं की सूची भेजें जिन्हें आप जोड़ना चाहते हैं और हम उनकी कीमतों पर चर्चा करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तुरंत सहमति व्यक्त की। मुझे तो यह अच्छा लगता है। चीन के राष्ट्रपति ने सिर हिलाया। आदित्य थोड़ा निराश था। उसने किसी को भी विकसित जीवों के बारे में चर्चा करते नहीं सुना। वह जानना चाहता था कि क्या किसी ने पहले ही पता लगा लिया है कि वे खाने योग्य हैं या नहीं। ऐसा लगता है कि मुझे खुद ही पता लगाना होगा, उसने अपनी कुर्सी पर झुकते हुए कहा। वैश्विक नेताओं की बैठक 3 घंटे के बाद समाप्त हुई। उन्होंने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर गहन चर्चा की, इसलिए उन्हें काफी समय लगा। बैठक समाप्त होने पर रात हो चुकी थी और मनीष चौधरी ने उन्हें दोबारा फोन किया। श्री सक्सेना, बैठक पहले ही समाप्त हो चुकी है। वैश्विक नेताओं ने एक व्यापारिक मंच स्थापित करने का निर्णय लिया है और उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि हम पृथ्वी डॉलर नामक एक वैश्विक मुद्रा का उपयोग करें। मनीष चौधरी के चेहरे पर यह कहते समय गंभीरता दिख रही थी। यह एक अच्छा विचार है। आदित्य ने ऐसा दिखावा किया जैसे उसे इसके बारे में पता ही नहीं। हाँ, विचार तो अच्छा है, लेकिन हमारे पास इस प्लेटफॉर्म के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। यदि हम $1 मिलियन के मानक तक नहीं पहुंचते तो शायद अन्य देश हमें गंभीरता से न लें। मनीष चौधरी के चेहरे पर खिन्नता थी। आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आदित्य ने अपना सिर हिलाया। ये बुरा होगा यदि महालिका अन्य देशों का विश्वास खो दे। उन्हें इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर पैर जमाने के लिए कुछ विश्वसनीयता की आवश्यकता थी। वैदेही के साथ चर्चा किए बिना भी आदित्य पहले से ही इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के महत्व को जानता था। श्रीमान राष्ट्रपति, मैं आपको संसाधन भेजूंगा। पृथ्वी के डॉलर का लापरवाही से उपयोग न करें। हम पहले इस बात पर चर्चा करेंगे कि हम इस मुद्रा का अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग करेंगे, आदित्य ने कठोर स्वर में कहा। मैं समझता हूँ। ओह, एक और बात है, हमें वायरस के बारे में ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए अपने शोधकर्ताओं को भेजना होगा। मैंने सुना है कि आपके पास पिछले शहर में एक प्रयोगशाला है। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप उन्हें हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ भेज सकते हैं। मनीष चौधरी को ये कहते हुए थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह देश के राष्ट्रपति थे, लेकिन उन्होंने ज़ोंबी वायरस का अध्ययन करने के बारे में सोचा भी नहीं था। ये तो छोटी सी बात है। मैं अपने शोधकर्ताओं को आपके पास भेजूंगा, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद मिस्टर सक्सेना, मनीष चौधरी पूरी ईमानदारी से आश्वस्त था। आदित्य का अधीनस्थ बनने के बारे में उसके मन में अभी भी कुछ शंकाएं थीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में उसके कार्यों ने उसे आश्वस्त कर दिया। आदित्य ने फोन काट दिया। मुझे उम्मीद है कि अन्य देश हमें वायरस के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं। ये कहते हुए वह अपने कमरे से बाहर निकला और खाना खाने के लिए नीचे चला गया। अगले दिन आश्रय में मनीष चौधरी को उनके सहायक की उत्साहित आवाज से जगाया गया। श्रीमान अध्यक्ष, श्री सक्सेना ने पहले ही वे आइटम भेज दिए हैं जिन्हें हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर रखेंगे। मनीष चौधरी ने अपनी नींद भरी आंखें रगड़ी और धीरे से अपनी सीट से उठे। वे अपनी कुर्सी पर सोए थे। वह वास्तव में तेजी से काम करता है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। श्रीमान राष्ट्रपति, आप विश्वास नहीं करेंगे, श्रीमान सक्सेना ने वास्तव में हजारों बंदूकें भेजी थीं। उनके सहायक के शब्दों से उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या कहा तुमने? मनीष चौधरी ने अपने सहायक के कंधे पकड़ लिए। मेरे पीछे आओ, बेहतर होगा कि तुम स्वयं ही इसे देख लो, उसके सहायक ने कहा। ठीक है, मुझे वहां ले चलो। मनीष चौधरी दोनों इमारत से बाहर चले गए। उसका सहायक उसे एक खुले क्षेत्र में ले गया जहां आदित्य के आदमियों ने सामान पहुंचा दिया। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो मनीष चौधरी दंग रह गए। क्या उसने वास्तव में इसे भेजा था? उसने अविश्वास में पूछा। उसके सामने लकड़ी के बक्से थे जिनमें सभी प्रकार की बंदूकें भरी हुई थीं। वे वर्ष 2010 से 2020 तक बने हथियार थे। ये पुराने हथियार थे जिनका इस्तेमाल लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा और ब्रिगेडियर जनरल आनंद प्रताप के लोगों द्वारा किया जाता था। उन सभी की ठीक से देखभाल की गई थी, इसलिए उन्हें कोई समस्या नहीं हुई। मनीष चौधरी के अनुमान के अनुसार इन बक्सों में 10,000 से अधिक हथियार थे। यदि वे अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा सुझाई गई मूल्य सूची का उपयोग करते तो उनके सामने रखे हथियारों की कीमत लगभग 15 से 20 मिलियन डॉलर होती। इसके बारे में सोचकर ही वे अवाक रह गए। कुछ देर के सदमे के बाद मनीष चौधरी ने गहरी सांस ली और कहा, उसने ये हथियार क्यों भेजे? इनमें कोई समस्या नहीं है न? उसे चिंता थी कि आदित्य ने उसे असफल उत्पादों का एक बैच भेजा है। उनके सहायक ने उत्तर दिया, ये हथियार पिछले दशक के दौरान सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं। इन हथियारों का उचित रखरखाव किया जाता है, इसलिए इनमें कोई समस्या नहीं है। श्री सक्सेना ने ये हथियार क्यों भेजे, मुझे इसका कोई सुराग नहीं है। मनीष चौधरी को नहीं पता था कि आदित्य के दिमाग में क्या था। महारलिका को हथियारों की सख्त जरूरत थी, इसलिए यह आश्चर्य की बात थी कि आदित्य इन हथियारों को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर बेचने के लिए तैयार था। अध्याय 222 अनुसंधान चर्चा 222 शोध चर्चा। क्या आपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए खाता बनाया है? मनीष चौधरी ने पूछा। मैंने पहले ही कर लिया है, सर, उनके सहायक ने सिर हिलाया। अच्छा,
चूंकि मिस्टर सक्सेना ने ये हथियार व्यापार के लिए भेजे हैं, इसलिए इन्हें मंच पर रख दो। मनीष चौधरी को ये कहते हुए थोड़ा दुख हुआ। वह अपने सैनिकों को इन हथियारों से लैस करना चाहता था, लेकिन वह आदित्य की मंजूरी के बिना ऐसा नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह आदित्य को नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह अब उसके लिए काम कर रहा था। ठीक है श्रीमान राष्ट्रपति, वैसे पिछले शहर से शोधकर्ता आ चुके हैं और वे अब इमारत में आराम कर रहे हैं। क्या आप उन्हें देखना चाहते हैं? ये सुनकर मनीष चौधरी ने सिर हिलाया और पूछा, मुझे बैठक से पहले उनसे मिलना है। बैठक शुरू होने से पहले हमारे पास कितना समय बचा है? उनके सहायक ने अपनी घड़ी में समय देखा और कहा, बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी सर। हमारे पास अभी भी 1 घंटे से अधिक समय है। बस बहुत हो गया, मुझे उनके पास ले चलो, मनीष चौधरी ने कहा। उनके सहायक उन्हें शोधकर्ताओं के आवास पर ले गए। इस बार आदित्य ने जिन लोगों को भेजा था वे उसकी प्रयोगशाला के मुख्य शोधकर्ता नहीं थे। एक अनिरुद्ध व्यास नाम का एक बूढ़ा आदमी था, जबकि दूसरा मिहिर बैनर्जी नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। दोनों एक ही विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और ज़ोंबी प्रकोप से पहले वे एक साथ सहकर्मी थे। अनिरुद्ध व्यास जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, जबकि मिहिर बैनर्जी भौतिकी और रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे। पिछले शहर की प्रयोगशाला में उनकी प्रमुख भूमिकाएं थीं और उन्हें अपने शोध के परिणाम दिखाने के लिए यहां भेजा गया था। मनीष चौधरी ने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। आप दोनों को यहां देखकर अच्छा लगा। हम आपका निमंत्रण पाकर गौरवान्वित हैं श्रीमान राष्ट्रपति, अनिरुद्ध व्यास ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया। जब वह मुस्कुराया तो उसके चेहरे पर और झुर्रियां दिखाई दीं। इस बीच मिकोया एक मौन व्यक्ति था। उसने राष्ट्रपति की उपस्थिति को स्वीकार करने के लिए बस सिर हिलाया। मनीष चौधरी ने उनसे संक्षिप्त बातचीत की। जब समय 10:15 पर पहुंचा तो राष्ट्रपति के सहायक ने उन्हें बैठक के बारे में याद दिलाया। सज्जनों, कृपया मेरे कार्यालय में आइए, बैठक शुरू होने वाली है। मनीष चौधरी उन्हें अपने कार्यालय में ले गए। शीघ्र ही वैश्विक नेताओं की बैठक शुरू हो गई। नमस्ते सबको, मैं हमारे शोध दल के प्रमुख शोधकर्ता के साथ यहाँ हूँ। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने बगल में बैठे व्यक्ति का परिचय कराया। अन्य देशों के नेताओं ने भी अपने साथ लाए गए शोधकर्ताओं का परिचय कराया। चर्चा शुरू हुई और अमेरिका से आए शोधकर्ता ने अपने अध्ययन के परिणामों के बारे में सभी को बताया। अमेरिकी सरकार ने वायरस के अध्ययन पर बहुत ध्यान केंद्रित किया। उनके शोध में अधिक गहराई थी। उन्होंने वायरस से जो कुछ देखा था उसके बारे में सभी को बताया। अन्य देशों के शोधकर्ताओं ने भी अपने अध्ययन के परिणामों की रिपोर्ट की, लेकिन उनके निष्कर्ष उतने निर्णायक नहीं थे। अमेरिका के अलावा केवल रूस, चीन, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा और कुछ अन्य जैसे शक्तिशाली देश ही कुछ ठोस डेटा दिखाने में कामयाब रहे। यहाँ तक कि कुछ कमजोर देश भी थे जिन्हें वायरस की केवल मामूली समझ थी। चर्चा के बीच में अनिरुद्ध व्यास, जो पूरे समय चुप थे, अंततः बोले, सब लोग, मैं अनिरुद्ध व्यास महारलिका का एक शोधकर्ता हूँ। यह मेरे सहयोगी मिहिर बैनर्जी हैं। मैं आपको हमारे शोध के परिणाम दिखाना चाहता हूँ। अन्य देशों के शोधकर्ताओं ने उनकी बातें सुनने के बाद उन दोनों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, लेकिन जब उन्होंने सुना कि वह एशिया के एक छोटे से देश से हैं, तो सभी को उनसे कम उम्मीदें थीं। हमने नमूने एकत्र किए। शुरू में किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन सभी को एहसास हुआ कि उनका शोध वास्तव में अधिक ठोस और विस्तृत था। उन्हें विभिन्न प्रकार के ज़ॉम्बी के बारे में बेहतर समझ थी और वे प्रत्येक प्रकार के ज़ॉम्बी की कमजोरियों और खूबियों को भी खोजने में कामयाब रहे। ज़ॉम्बी को समझने के मामले में वे अन्य देशों पर थोड़ी बढ़त रखते थे, लेकिन अमेरिका और उसके प्रमुख प्रतिद्वंद्वी चीन की तुलना में उनका शोध अभी भी थोड़ा कमजोर था। हालांकि ये पहले से ही पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एशिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक छोटा सा देश वास्तव में ज़ॉम्बी वायरस के बारे में इतनी गहरी जानकारी प्रदान करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति की आंखें ऑरलियो और मिकोया को देखते हुए चमक उठीं। उन दोनों का मानना था कि दो प्रतिभाशाली शोधकर्ताओं का इतने छोटे देश में रहना दुख की बात है। वैश्विक नेताओं को एहसास हुआ कि ज़ॉम्बी वायरस के बारे में चर्चा उनकी अपेक्षा से अधिक समय ले सकती है। समय बर्बाद न करने के लिए उन्होंने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तैयारी शुरू करने का फैसला किया। सज्जनों, मेरा मानना है कि यहाँ मौजूद हर व्यक्ति ने पहले ही अपना खाता बना लिया है। अब आप उन वस्तुओं को रख सकते हैं जिनका आप व्यापार करना चाहते हैं। हम आपके ठिकानों पर वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए एक मूल्यांकन भेजेंगे और निरीक्षण पूरा होने के बाद आप मंच का उपयोग करके व्यापार शुरू कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने उन्हें सिखाया कि मंच के उपकरणों का उपयोग कैसे करें। वेबसाइट को बड़े करीने से डिज़ाइन किया गया था, इसलिए सभी ने जल्दी से सीख लिया कि मंच का उपयोग कैसे करें। जब सभी देशों के नेताओं ने अपनी वस्तुएं रख दी तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की, देवियों और सज्जनों, हमारे मूल्यांकनकर्ता आपकी वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए 2 दिनों के भीतर पहुंचेंगे। मुझे आशा है कि कुछ और शब्दों के बाद उनकी बैठक समाप्त हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यालय में राष्ट्रपति जो वालेस अपनी सीट पर झुके हुए थे। शोधकर्ताओं की बैठक कैसी चल रही है?
उन्होंने अपने सहायक की ओर देखते हुए पूछा। वे अभी भी विचार विमर्श के दौर में हैं, श्रीमान राष्ट्रपति, उनके सहायक ने उत्तर दिया। राष्ट्रपति जो ने कहा, जेम्स को महारलिका भेजिए और उनसे कहिए कि वे अपने 2 शोधकर्ताओं को हमारे देश आने के लिए राजी करें। हम ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को वहां सड़ने नहीं दे सकते। हाँ श्रीमान राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो वालेस ने अपना रुख ठीक किया और पूछा, व्यापार मंच के बारे में क्या व्यापार के लिए रखी गई वस्तुओं में कुछ दिलचस्प है? उनके सहायक ने प्लेटफॉर्म पर डेटा की जांच की। इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या? राष्ट्रपति वालेस ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। महारलिका ने व्यापार के लिए हजारों हथियार रखे हैं। वे 2010 से 2020 तक के मॉडल हैं, इसलिए उनका अभी भी कुछ मूल्य है। अगर सब कुछ एक साथ रखा जाए तो इन हथियारों की कीमत लगभग 22 मिलियन पृथ्वी डॉलर होनी चाहिए। उनके सहायक के शब्दों ने राष्ट्रपति जो वालेस को गहरी सोच में डाल दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने गंभीर स्वर में कहा, जेम्स के साथ हमारे 10 एजेंट भेजो। उनका काम महारलिका में बेस के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। जी श्रीमान। अध्याय 223 हमारे प्रतिनिधि 223 अमेरिकी प्रतिनिधि, मुझे ऐसे पिछड़े देश में क्यों भेजा गया है? घुंघराले भूरे बालों वाला एक अधेड़ व्यक्ति असंतुष्ट स्वर में बुदबुदाया। उसका नाम जेम्स वुड्स था। वह कभी अमेरिका में मेयर था, लेकिन सर्वनाश के बाद उसकी स्थिति में काफी गिरावट आई। हालांकि वह अभी भी सरकार का सदस्य था, लेकिन अब उसके पास पहले जैसी शक्ति नहीं थी। आसमान से नीचे देखते हुए जेम्स ने मिट्टी की दीवारों से घिरे बेस को देखा। उसने देखा कि आसपास के क्षेत्र का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही साफ किया गया था और अभी भी कई सेक्शन ब्लॉक थे। उसने कुछ काली सड़कों और इमारतों पर भी ध्यान दिया, जहां हर जगह ढेरों लाशें बिखरी हुई थीं। ये देखकर उसने घृणा से अपनी जीभ चटकाए। क्या कोई फेस मास्क लाया है? उसने अपने साथ आए लोगों से पूछा। जल्द ही उनका हेलीकॉप्टर निर्धारित लैंडिंग स्थल पर उतरा। वहां उनका स्वागत सूट पहने लोगों के एक समूह ने किया। नमस्कार मिस्टर वुड्स, मैं मनीष चौधरी हूं, महारलिका का कार्यवाहक अध्यक्ष और इस बेस का नेता भी। मनीष चौधरी ने हाथ मिलाने की पहल की। यद्यपि जेम्स यहां भेजे जाने से असंतुष्ट था, फिर भी उसने मनीष चौधरी के प्रति पर्याप्त सम्मान दिखाया। आपको देखकर अच्छा लगा मिस्टर चावेज। दोनों व्यक्तियों ने विषय पर चर्चा करने से पहले एक दूसरे से नमस्ते की। मिस्टर वुड्स, हमारे सामान हमारे स्टॉक रूम में रखे हैं, चलो मैं आपको वहां ले चलता हूं। मनीष चौधरी मुस्कुराया। दूसरा पक्ष अमेरिका का प्रतिनिधि था, इसलिए उसे कुछ सम्मान दिखाना चाहिए था। महारलिका और अमेरिका 1951 से मित्र हैं। उनके अधिकांश उन्नत विमान और उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरण अमेरिका से खरीदे गए थे। ये कहा जा सकता है कि महारलिका अमेरिका का एक मजबूत समर्थक था। मनीष चौधरी अमेरिकी प्रतिनिधियों को स्टॉक रूम में ले गए जहां हथियार रखे गए थे। जब वे पहुंचे तो जेम्स ने अपने अधीनस्थों को देखा। जब उन्होंने अपने बॉस को उनकी ओर देखते हुए देखा तो वे तुरंत उसके इरादे समझ गए। मैं अपने आदमियों से हथियारों का निरीक्षण करवाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने आदित्य को फोन करके इसकी जानकारी दी। क्या ऐसा है? आदित्य का चेहरा शांत था। उसके गंभीर भाव देखकर मनीष चौधरी का चेहरा भी गंभीर हो गया। क्या कुछ गड़बड़ है मिस्टर सक्सेना? उन्होंने पूछा। उन्होंने कितने प्रतिनिधि भेजे? आदित्य ने पूछा। ये सुनकर मनीष चौधरी ने एक क्षण के लिए सोचा। उसे याद आया कि सभी लोग उनके पीछे स्टोरेज रूम में नहीं गए थे। ये सोचकर उसने भौहें सिकोड़ लीं। वह मूर्ख नहीं था। वह जानता था कि अमेरिका के पास और अधिक लोगों को उनके बेस पर भेजने के पीछे कोई और मकसद था। मिस्टर सक्सेना, हमें क्या करना चाहिए? आदित्य अपनी कुर्सी पर झुक गया। यदि यह आपकी जगह होता तो आप इसे कैसे संभालते श्रीमान राष्ट्रपति? मनीष चौधरी ने जवाब देने से पहले गहराई से सोचा। मैं अपने लोगों को उन लोगों की गतिविधियों की जांच करने के लिए भेजूंगा। वे हमारे एजेंट हैं, इसलिए अगर हम उनसे भिड़ गए तो ये ठीक नहीं होगा। बेहतर होगा कि हम सुरक्षित दूरी से उन पर कड़ी नजर रखें। आदित्य ने सिर हिलाया। तो फिर ऐसा ही करते हैं। हम फिलहाल अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते। चिराग को इस बारे में बता दो और उसे उन लोगों पर नजर रखने को कहो। अगर तुम अपने आदमी भेजोगे तो तुम उन विदेशी एजेंटों को ही सतर्क कर दोगे। मनीष चौधरी ने जब ये सुना तो वह शर्मिंदा हो गया। उसने सोचा कि वह अपने आदमियों को उन लोगों पर नजर रखने के लिए भेजेगा। उसने अपनी शर्मिंदगी छिपाई और सिर हिलाया। मैं कमांडर को सूचित करूंगा। अच्छा, बस मुझे अपडेट रखना, आदित्य ने फोन काटने से पहले कहा। सच तो यह है कि जिस समय अमेरिकी प्रतिनिधि मेट्रोपॉलिटन मनीला में बेस पर पहुंचे, आदित्य को पहले से ही उनके उद्देश्यों के बारे में पता था। उसने वैदेही से उनके संचार सिस्टम पर जासूसी करने को कहा और उन्हें पता चला कि वे लोग बेस की जांच करने की योजना बना रहे थे। आदित्य के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक वे अंतिम शहर तक अपनी पहुंच नहीं बना लेते, तब तक वह उनकी गतिविधियों की परवाह नहीं करेगा।
अध्याय 224 छिपी हुई सभ्यता के बारे में सुराग। अध्याय 224 छिपी हुई सभ्यता के बारे में सुराग। अगले दिन आदित्य को वीडियो कॉल के जरिए चिराग से एक रिपोर्ट मिली। यह अमेरिका द्वारा भेजे गए एजेंटों की गतिविधियों के बारे में थी। बॉस, आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं? चिराग ने ठंडे स्वर में पूछा। अगर आदित्य चाहे तो वह उन एजेंटों को मारने के लिए एक टीम का नेतृत्व करने को तैयार है। कोई जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि उनके कोई बुरे इरादे हैं। अभी उन्हें रहने दो। आदित्य ने अपना सिर हिलाया। उन एजेंटों को खत्म करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सुनकर चिराग ने सिर हिलाया। क्या आपने राष्ट्रपति को इस बारे में सूचित किया है? आदित्य ने पूछा। अभी नहीं, चिराग ने सिर हिलाया। मैं बाद में उन्हें इस बारे में बता दूंगा। सुनिश्चित करें कि वह कोई लापरवाही न करे। इस समय हमें भड़काना नासमझी होगी। आदित्य ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी। हालांकि मनीष चौधरी एक अच्छे नेता थे, लेकिन वह बहुत भावुक व्यक्ति थे। आदित्य को चिंता थी कि वह कोई जल्दबाजी में काम न कर दें। चिंता मत करो मालिक, मैं उस पर नजर रखूंगा, चिराग ने गंभीरता से कहा। अच्छा, अगर कुछ हुआ तो मुझे फोन करने में संकोच मत करना। आदित्य ने इतना कहकर फोन काट दिया। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि अमेरिकी एजेंट कुछ ऐसा खोज लेंगे जिससे उसका पता लगाया जा सके। बस्ती में उससे जुड़ी एकमात्र चीज सैनिक थे, लेकिन वे सभी उसके वफादार समर्थक थे। वे कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। चिराग और कुणाल भी सब कुछ जांचने के लिए वहां मौजूद थे। जिन पुलिस अधिकारियों ने हरी गैस को अंदर लिया, वे इस तरह से ऐंठने लगे जैसे कि वे मिर्गी के मरीज हों। 1 मिनट बाद उनके चेहरों की नसें उभर आईं और वे अजीब तरह की गुर्राहट जैसी आवाजें निकालने लगे। जब कोई उनकी स्थिति का निरीक्षण करने आया तो उन्होंने अचानक उन सभी पर हमला कर दिया जो उनके करीब आए। ज़ॉम्बी, आदित्य ने कठोर स्वर में बुदबुदाया। वैदेही ने सिर हिलाया। ये सही है, ये रिकॉर्डिंग पहले ही डिलीट हो चुकी है और मैं इसे हाल ही में रिकवर कर पाई हूँ। मेरा मानना है कि रिकॉर्डिंग में मौजूद व्यक्ति किसी गुप्त सभ्यता का व्यक्ति था। आदित्य उसकी बातों से सहमत था। वह भी वीडियो देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा था। अन्य रिकॉर्डिंग के बारे में क्या? उसने पूछा। सामग्री तो वही है, लेकिन ये अलग अलग जगहों पर घटित हुई। मैंने वायरस लाने वाले लोगों की पहचान जानने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। हालांकि मैंने इन लोगों के बारे में कुछ समान बातें देखीं, वैदेही ने कहा जब उसने दूसरा फोल्डर खोला। इस फोल्डर के अंदर तस्वीरें थीं। वहां केवल 3 तस्वीरें थीं। आदित्य पहली तस्वीर में मौजूद व्यक्ति से परिचित था। ये रिकॉर्डिंग में देख रहा व्यक्ति था जिसने ब्रीफकेस छोड़ा था। इसे ध्यान से देखो। वैदेही ने पहली फोटो खींची और उसे जूम करके देखा। उसके हाथ देखो, क्या तुम्हें वह दिख रहा है? आदित्य दंग रह गया जब उसने समुद्री जानवरों जैसी दिखने वाली झिल्लीदार उंगलियां देखीं। वह वैदेही ने अन्य फोटो पर क्लिक किया जिसमें समान विशेषताएं दिख रही थीं। उन तीनों में एक जैसी विशेषताएं हैं। मेरा अनुमान है कि छिपी हुई सभ्यता समुद्र में हो सकती है। ये सुनकर आदित्य ने गहरी सांस ली। हम समुद्र की जांच के लिए कुछ मानव रहित पनडुब्बियां भेज सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ छिपी हैं, इसलिए हम केवल धीरे धीरे जांच कर सकते हैं। सबसे पहले मेरा सुझाव है कि हम प्रशांत महासागर की गहराई में एक पनडुब्बी भेजें। ये सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा भी है, वैदेही ने सुझाव दिया। आदित्य ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर सिर हिलाया। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हम समुद्र की जांच शुरू करेंगे तो वे चिंतित हो जाएंगे। आइए हम वायरस के लिए मारक बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। वैदेही ने उसकी ओर गहरी नज़र से देखा और सिर हिलाकर कहा, ठीक है। अध्याय 225 ग्रेगोरियो की सेना पीछे हटती है। अध्याय 225 ग्रेगोरियो की सेना पीछे हटती है। 2 दिन बाद अमेरिकी प्रतिनिधि अंततः बेस छोड़कर चले गए। मनीष चौधरी इमारत के बाहर खड़े होकर उनके हेलीकॉप्टर को ऊपर से उड़ते हुए देख रहे थे। वे अंततः जा रहे हैं, उनके सहायक ने बुदबुदाया। पिछले कुछ दिनों में मनीष चौधरी को चिराग से एक रिपोर्ट मिली कि कुछ अमेरिकी एजेंट उनके अड्डे के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। मनीष चौधरी को नहीं पता था कि अमेरिकी एजेंट क्या चाहते हैं, लेकिन उसने दिखावा किया कि उन्हें उनकी हरकतों का पता नहीं चला। आदित्य ने भी उससे कहा कि वह उन्हें जाने दे ताकि वह जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। मनीष चौधरी ने अपने पीछे खड़े चिराग की ओर सिर घुमाया और धीमी आवाज में पूछा, क्या आपको लगता है कि उन्होंने कुछ खोज लिया है, कमांडर चिराग? चिराग ने अपना चश्मा ठीक किया और जवाब दिया, हमने पहले ही ब्लैक ड्रैगन हमलावर हेलीकॉप्टर और युद्धक टैंक छिपा दिए हैं ताकि उन्हें यहाँ कुछ भी दिखाई न दे। क्या ऐसा है? मनीष चौधरी ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। उसे लग रहा था कि अमेरिकी एजेंटों को बेस में कुछ मिल गया है। चिराग ने राष्ट्रपति के चिंतित चेहरे को देखा, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। सच तो यह है कि उन्होंने आदित्य के निर्देशानुसार अमेरिकी एजेंटों के लिए जानबूझकर कुछ सुराग छोड़े थे। ऐसा उन्हें ये सोचने के लिए किया गया था कि महारालिका वह कमजोर देश नहीं है जैसा कि उन्होंने हमेशा माना था। इस बीच जेम्स के चेहरे पर उदासी थी क्योंकि उसने अमेरिकी राष्ट्रपति से संपर्क किया था।
उसका काम महारलिका के 2 शोधकर्ताओं को अमेरिका जाने के लिए राजी करना था, लेकिन दोनों जिद्दी मूर्खों ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अस्वीकार कर दिया। इसके अलावा सूचना एकत्र करने के लिए जिम्मेदार एजेंटों को भी एक चौंकाने वाली बात पता चली। पता चला कि महारलिका के पास उन्नत हथियारों का एक बड़ा भंडार है। यह उनके मूल विश्वास से पूरी तरह अलग था। नमस्ते श्रीमान राष्ट्रपति, जेम्स ने कॉल कनेक्ट होते ही अभिवादन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना सिर हिलाया। आपका काम कैसा है? उन्होंने शांत भाव से पूछा। चिकित्सा कर्मियों ने तुरंत बीमार लोगों की जांच की और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए। बुजुर्गों और बच्चों को एक अलग केंद्र में ले जाया गया, जहां उन्हें संगरोध में रखा जाएगा। गिरीश की सेना, जो इन लोगों को बचाने के लिए जिम्मेदार थी, अभी भी वंशला में थी। उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी भी कई जगहें थीं जहां उन्हें जाना था। हालांकि वंशला का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही जंगल में परिवर्तित हो गया था। प्रांत पर बार बार बमबारी के बाद भी जंगल की तेजी से वृद्धि नहीं रुकी। अधिक से अधिक विकसित जीव जंगल से निकले और इसने गिरीश की सेना के लिए चीजों को और अधिक जटिल बना दिया। कमांडर, हम और आगे नहीं जा सकते। हमारे लोगों ने हमारे स्थान से 3 मील दूर बहुत सारे विकसित जीवों की खोज की है, जिनमें से एक ये विशालकाय जीव है। एक सैनिक ने ग्रेगोरियो को सूचना दी और उसे एक विशाल जीव की छवि दिखाई। यह एक प्रार्थना करने वाले मैंटिस का एक बड़ा संस्करण था। इसकी लंबाई 100 मीटर से भी अधिक थी और इसके तीखे उपांग अत्यंत भयावह लग रहे थे। ग्रेगोरियो ने तस्वीर में उस विशालकाय प्राणी को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। यहाँ तक कि उनके हथियार भी उस राक्षस के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या मुख्यालय से कोई संदेश आया है? उन्होंने पूछा। सिपाही ने अपना सिर हिलाया। मुख्यालय ने दूसरा मिशन नहीं दिया। ग्रेगोरियो ने कुछ क्षण सोचा, फिर उसने आह भरी। चलो पीछे हटते हैं। बलपूर्वक अंदर घुसने से केवल हताहत ही होंगे। ग्रेगोरियो इतना मूर्ख नहीं था कि अपनी उपलब्धियों के लिए अपने आदमियों के जीवन का सौदा कर ले। इसके अलावा वह पहले ही काफी कुछ कर चुका था। ये सुनकर सिपाही ने राहत की सांस ली। हाँ सर। सेना को पीछे हटने के लिए सूचित करो, ग्रेगोरियो ने रेडियो पर चिल्लाते हुए कहा। न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि पीछे हटने का आदेश देकर उसकी पीठ से एक भारी बोझ उतर गया हो। पिछले कुछ दिनों में उसकी सेना को कई घटनाओं का सामना करना पड़ा और उसके कुछ लोग घायल भी हुए। सर, सफाई दल के बारे में क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें हमारे पीछे हटने के बारे में सूचित कर दूं? सैनिक ने पूछा। सफाई दल सीधे ग्रेगोरियो के अधीन नहीं था। वे अलग अलग काम कर रहे थे, इसलिए उन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। ग्रेगोरियो ने एक क्षण सोचा, फिर सिर हिलाया। उन्हें सूचित करो, वे भी हमारे साथी हैं। जी श्रीमान। F37C8F0D5CBO7939C41 अध्याय 226 संपर्क टूट गया। अध्याय 226 संपर्क टूट गया। ग्रेगोरियो को उसी समय एक जरूरी रिपोर्ट मिली जब उनकी सेना पीछे हट रही थी। सर, हम सफाई टीम से संपर्क नहीं कर सकते। ग्रेगोरियो ये सुनकर भौंचक के रह गए। सफाई दल मूल्यवान नमूने एकत्र करने के लिए जिम्मेदार था, इसलिए उन्हें प्रांत के भीतर जाना पड़ा। हमारा उनसे संपर्क कब टूट गया? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। संदेशवाहक ने उन्हें एक आईपैड दिया, जिसमें सफाई टीम के साथ उनके अंतिम संवाद की जानकारी थी। ये देखकर ग्रेगोरियो का चेहरा और भी गंभीर हो गया। जानकारी के अनुसार कल शाम करीब 6:48 बजे उनका सफाई दल से संपर्क टूट गया था। उनसे मिली आखिरी सूचना ये थी कि उन्हें अज्ञात खनिजों से भरी एक गुफा मिली है। वुल्फ को फोन करो और उससे कहो कि वह मुझसे मिले। जी श्रीमान। कुछ ही देर बाद भयंकर चेहरे वाला एक गंजा सैनिक आया और ग्रेगोरियो को सलामी देकर अभिवादन किया। सर, ग्रेगोरियो ने बात को घुमा फिराकर नहीं कहा, मुझे लगता है कि आपको सफाई टीम के साथ हुए मामले के बारे में पहले से ही पता था। ये सुनकर भेड़िए ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। हाँ सर। ग्रेगोरियो ने गहराई से सोचा और कहा, हमें उनकी खोज करनी है, लेकिन हम सेना को खतरे में नहीं डाल सकते। वह अपने साथियों को पीछे नहीं छोड़ सकता था, लेकिन वह अपने सैनिकों की सुरक्षा को भी जोखिम में नहीं डालना चाहता था। जंगल के अचानक बढ़ने के साथ साथ प्रांत में विकसित जीवों की संख्या में भी नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। सर, मैं उनकी खोज के लिए एक टीम का नेतृत्व करने को तैयार हूँ, वुल्फ ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। ग्रेगोरियो ने अपना सिर हिलाया। उसे वुल्फ की कुशलता पर पूरा भरोसा था। अपने अधीनस्थों में इस व्यक्ति की अपने मिशन में सफलता दर सबसे अधिक है। अच्छा, ये कार्य खतरनाक होगा, इसलिए आपको अपने अधीन सबसे योग्य लोगों का चयन करना होगा। याद रखें कि आपका मिशन केवल सफाई दल की खोज करना है। जितना हो सके विकसित प्राणियों के साथ संघर्ष से बचें। क्या आप समझे? कमांडिंग जनरल ने अपना सिर हिलाया। कमांडर ग्रेगोरियो ने शरीर को बढ़ाने वाले सीरम के इंजेक्शन के साथ कुलीन सैनिकों की एक टीम को सफाई दल की खोज के लिए भेजा। हालांकि सफाई दल को खोजने की उनकी संभावना बहुत कम थी।
वंशला की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही थी। यह महारलिका का एकमात्र प्रांत था जिसने इस समस्या का अनुभव किया था। आदित्य अपनी कुर्सी पर झुक गया और अपनी ठुड्डी को अंगूठे और तर्जनी से रगड़ने लगा। शौर्य कहाँ है? उसने पूछा। वह केवल सफाई दल की खोज के लिए और अधिक लोगों को भेज सकता था और शौर्य पहला व्यक्ति था जो उसके दिमाग में आया। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने जवाब दिया, कमांडर शौर्य अभी भी एक मिशन के लिए बाहर गए हुए हैं। एकमात्र कमांडर जिसे हम भेज सकते हैं वह है करण, लेकिन वह आखिरी शहर को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार है। ऐसा लगता है कि मुझे वहां स्वयं जाना होगा, आदित्य ने अचानक कहा। बिल्कुल नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। आदित्य बेस का नेता था। अगर वह चला गया तो उसके अधीन लोग असहज हो जाएंगे। वहां जाना खतरनाक है। मैं इस पर सहमत नहीं हूं, मिस्टर सक्सेना। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। बेस में और कोई नहीं है। रुको, असल में अभी भी एक व्यक्ति है। आदित्य ने अचानक किसी के बारे में सोचा। कमांडिंग जनरल दंग रह गया और उसने अनुमान लगाने की कोशिश की कि वह किस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था। रुको, मुझे मत बताओ कि तुम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो। उसका मुंह फड़क उठा। आदित्य ने असहाय भाव से सिर हिलाया। वह एकमात्र ऐसी है जिसे हम अभी भेज सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह जाएगी या नहीं। उसने शर्मिंदगी से अपना सिर खुजलाया। बेस में एकमात्र व्यक्ति जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था वह थी वैदेही। क्या आप चाहते हैं कि मैं उससे मना लूं? कमांडिंग जनरल ने झिझकते हुए स्वर में सुझाव दिया। वह इस बात को लेकर भी अनिश्चित था कि क्या वह वैदेही को मना पाएगा। आदित्य ने सिर हिलाया। नहीं, यह मुझे ही करना होगा। कम से कम अगर यह बात मेरी ओर से आई तो वह इस पर विचार तो करेगी। कमांडिंग जनरल ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ आदित्य को प्रोत्साहन भरी नज़र से देखा। ये देखकर आदित्य अकड़कर खड़ा हो गया और वैदेही के कार्यालय की ओर चल दिया। अध्याय 227 विशाल चूहों को मारना। 227 विशाल चूहों को मारना। आप चाहते हैं कि मैं सफाई टीम की तलाश के लिए खोज और बचाव दल का नेतृत्व करूं? वैदेही ने ठंडी निगाह से आदित्य को देखा। आदित्य ने सिर हिलाया। लेफ्टिनेंट जनरल रिवेरा को ऑपरेशन को व्यवस्थित करने के लिए यहां होना चाहिए, इसलिए वह नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि केवल आप और मैं ही हैं जो खोज और बचाव का नेतृत्व कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि उस आदमी ने तुम्हें वहां व्यक्तिगत रूप से न जाने को कहा है। वैदेही ने बुदबुदाया। आदित्य अजीब तरह से मुस्कुराया। ठीक है, इसे मुझ पर छोड़ दो। उसे आश्चर्य हुआ जब वैदेही ने वास्तव में सहमति दे दी। रुको, क्या तुम सहमत हो? आदित्य ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आमतौर पर वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अस्वीकार कर देती। हालांकि मैं वहां नहीं जाना चाहती, पर मैं तुम्हें भी वहां जाने की अनुमति नहीं दे सकती। वह स्थान इस समय और भी खतरनाक हो गया है और यदि तुम उस जंगल में विकसित हुए शक्तिशाली जीवों से भिड़ गए तो शायद तुम भी जीवित न बच पाओ, वैदेही ने कहा। आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। तुम्हारा मतलब है कि वहां पहले से ही शक्तिशाली विकसित प्राणी मौजूद हैं जो मेरे जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। उसे शरीर को बढ़ाने वाले सीरम और विकास तरल का इंजेक्शन दिया गया था। उसकी ताकत पहले से ही वैदेही के करीब थी जो एक उन्नत कृत्रिम जीवन रूप थी। वह अपने नंगे हाथों से साधारण विकसित प्राणियों को भी मार सकता था। वैदेही ने उसे शांति से देखा और कहा, आपने उनमें से एक को पहले ही देख लिया है और उस जंगल के अंदर ऐसे और भी जीव हैं। मुझे लगता है कि उस गुफा में भी एक मजबूत विकसित प्राणी है जहां सफाई दल को आखिरी बार देखा गया था। ये सुनकर आदित्य की भौहें तन गईं। यदि यह सच था तो इसका मतलब है कि सफाई दल संकट में था। भले ही उनका नेतृत्व ओरलवेंडे इकाई के 5 सदस्यों द्वारा किया गया था, फिर भी वे लोग वास्तव में शक्तिशाली विकसित प्राणियों के सामने जीवित नहीं बच सकते थे। वैदेही खड़ी हुई और बोली, चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढकर यहाँ वापस ले आऊंगी। उसकी गंभीर निगाहों को देखकर आदित्य ने सिर हिलाया। सावधान रहना। वैदेही ने कुछ नहीं कहा और बस उसे गहराई से देखती रही। फिर वह बिना कुछ कहे कार्यालय से बाहर चली गई। सर, क्या हमें गुफा में और भी अंदर जाने की जरूरत है? एक अफ्रीकी सैनिक ने पूछा। वह टैंक की तरह बना था और उसकी बाइसेप्स एक औसत सैनिक के पैर जितनी बड़ी थी। इस आदमी का नाम कोडनेम 19 था, जो टीम का दूसरा सबसे मजबूत व्यक्ति था। कोडनेम 11 ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अंधेरे रास्ते को देखा। उनके लिए प्रकाश का एकमात्र स्रोत उनकी टॉर्च थी। जिस क्षण उनकी बैटरी खत्म हो जाती, वे गुफा के अंदर पूर्ण अंधकार में होते। खनिजों के निष्कर्षण के बारे में क्या? उसने जवाब देने के बजाय पूछा। हमने पहले ही इतना ईंधन इकट्ठा कर लिया है कि हमारे 5 वाहन भर जाएंगे, एक सैनिक ने उत्तर दिया। कोडनेम 11 ने अपना निर्णय लेने से पहले गहराई से सोचा, चलो वापस लौटते हैं। अन्य लोगों को उसकी बातें सुनकर राहत मिली। जैसे जैसे वे गुफा में आगे बढ़ रहे थे, उनके सामने विकसित प्राणियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। सफाई दल ने गुफा के अंदर और अधिक गहराई में जाना बंद कर दिया। वे व्यवस्थित तरीके से पीछे हट गए और साथ ही बिखरे हुए खनिजों को भी इकट्ठा किया जिन्हें उन्होंने पहले एकत्र नहीं किया था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट,
गड़गड़ाहट। अचानक गुफा ऐसे हिली जैसे भूकंप आ गया हो। कोडनेम 11 जो पीछे हटने का नेतृत्व कर रहा था, उसे एक भारी उपस्थिति महसूस हुई जो उन्हें तेज गति से आगे बढ़ा रही थी। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, उसने चिल्लाते हुए कहा और अपना क्लेमोर निकाला। फिर वह टीम के पीछे के हिस्से की ओर भागा और उस प्राणी के आने का इंतजार करने लगा जिसे उसने आने का आभास दिया था। उसकी गंभीर निगाहों को देखकर सैनिकों ने भी अपनी तलवारें निकाल लीं। इस बीच उर्लवेंडे इकाई के 4 सदस्य कठोर चेहरों के साथ कोडनेम 11 के पीछे एकत्र हुए। उन्होंने भी अपनी ओर आती शक्तिशाली उपस्थिति को महसूस किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। अपनी बंदूकें इस्तेमाल मत करो। इस गुफा के अंदर कुछ विस्फोटक गैसें हो सकती हैं जो विस्फोट को ट्रिगर कर सकती हैं। कोडनेम 11 ने टीम को चेतावनी दी। जल्द ही सभी को स्पष्ट रूप से पता चल गया कि उनकी ओर क्या आ रहा है। यह एक बड़ा कीड़ा था जो 15 मीटर से अधिक लंबा था। इसका 2 मीटर चौड़ा मुंह तीखे आरी जैसे दांतों से भरा हुआ था। रोरोआर। अध्याय 228 शक्तिशाली विशालकाय कीड़ा। 228 शक्तिशाली विशाल कीड़ा। ये जानवर बहुत शक्तिशाली है। कोडनेम 11 ने विशालकाय कीड़े को देखते हुए भौहें सिकुड़ी। मानो उसकी धृष्ट निगाह से क्रोधित होकर विशालकाय कीड़े ने कान फाड़ देने वाली चीख निकाली जिससे गुफा हिंसक रूप से हिलने लगी। एक तीव्र शोर के कारण सभी को ऐसा महसूस हुआ कि उनके कान के पर्दे फट रहे हैं। एक स्थान पर मत रहो, एक दूसरे से दूर हटो, कोडनेम 11 ने हवा में उछलते हुए चिल्लाया। सैनिकों ने अपने कानों में हो रहे दर्द को नजरअंदाज कर दिया और उसके शब्द सुनकर तेजी से अलग अलग दिशाओं में चले गए। इस बीच कोडनेम 11 जो हवा में काफी ऊपर था ने अचानक अपना क्लेमोर नीचे गिरा दिया। पूछी। विशालकाय कीड़े के शरीर पर एक लंबा घाव बन गया। घाव से बैंगनी रक्त बह निकला और विशालकाय जानवर ने दर्द भरी ऊंची चीख निकाली। क्रोध से चिल्लाते हुए कीड़े ने अपनी पूंछ को बाहर निकाला जिसका उद्देश्य उसके सामने खड़े मनुष्य को टुकड़े टुकड़े कर देना था। ये देखकर कोडनेम 11 को एक विशाल पर्वत के समान भारी दबाव महसूस हुआ। उसके चेहरे पर एक कठोर भाव दिखाई दिया। उसने हवा में ही अपना शरीर घुमाया और अपनी ओर बढ़ती हुई पूंछ से बड़ी मुश्किल से बच पाया। टकराना। गुफा बहुत तेजी से हिलने लगी और बड़े बड़े मलबे चारों दिशाओं में उड़ने लगे। जब धूल छटी तो सभी ने उस स्थान पर एक विशाल छेद देखा जहां कीड़े की पूंछ गिरी थी। एक कीड़ा चीख उठा जब उसने देखा कि घायल हुआ मनुष्य अभी भी जीवित है। ओलेवेंडे यूनिट, मेरे साथ हमला करो, बाकी तुम लोग तुरंत पीछे हट जाओ। कोडनेम 11 ने चिल्लाते हुए अपनी मुद्रा को पुनः समायोजित किया। उसने देखा कि कीड़े पर उसने जो घाव किया था वह उस दर से ठीक होना शुरू हो गया था जिसे नग्न आंखों से देखा जा सकता था। जब कुलीन सैनिकों ने उसका आदेश सुना तो वे दंग रह गए, लेकिन वे जानते थे कि अगर वे वहीं रुक गए तो वे उनकी गति को धीमा ही कर देंगे। जाओ, कोडनेम 11 ने चिल्लाकर कहा जब उसने उन्हें हिचकिचाते देखा। हाँ सर। सैनिक तुरंत पीछे हट गए तथा अपनी कमजोरी पर क्रोधित हो रहे थे। इस समय कोडनेम 11 ने ओलेवेंडे इकाई के सदस्यों को विशाल कृमि का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। उन पांचों ने एक साथ कीड़े पर हमला किया जिससे उस विशालकाय जानवर पर कई घाव हो गए। उन्होंने आक्रामक तरीके से उस पर वार किया जिससे उसके शरीर पर गहरे घाव हो गए। एक विशालकाय कीड़ा अपने आसपास की परवाह किए बिना इधर उधर घूमता रहा। उसके कार्यों के कारण गुफा के अंदर धूल का एक बादल बन गया। खांसी, खांसी, खांसी। आदमी के मुंह से खून बह रहा था। उसकी छाती पर एक भयानक घाव देखा जा सकता था। उसकी पसलियों का एक हिस्सा टूट गया था और उसका धड़कता हुआ दिल अब सामने आ गया था। कोडनेम 11 और कोडनेम 19 तुरंत उस आदमी के पक्ष में आ गए। मुझे यहीं छोड़ दो, जाओ, घायल आदमी ने कर्कश आवाज में कहा। यह सुनकर कोडनेम 11 और कोडनेम 19 के चेहरे उतर गए। तुम यहाँ नहीं मरोगे दोस्त, हम तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, कोडनेम 19 ने कहा जब उसने उस आदमी को राजकुमारी की शैली में उठाया। वह आदमी कुछ कहना चाहता था लेकिन अपने ही खून में उसका गला लगभग घुट गया। कुछ मत बोलो, बस अपनी आंखें खुली रखो, कोडनेम 19 ने कहा। जाओ, मैं उसकी गति धीमी कर दूंगा, कोडनेम 11 ने उन पर चिल्लाते हुए कहा। अपना ख्याल रखना सर, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, कोडनेम 19 ने घायल व्यक्ति को अपनी बाहों में लेकर भागने से पहले कहा। कीड़ा उन्हें जाते देखकर क्रोधित हो गया। उसने अपनी पूंछ उठाई और हमला किया लेकिन अचानक एक छाया उसके सामने आ गई। पूछी। कोडनेम 11 ने उग्रता से चिल्लाते हुए अपनी तलवार नीचे गिरा दी। मरो, पूछी। कीड़े के मांस का एक बड़ा हिस्सा कट गया जिससे वह पानी से बाहर निकली मछली की तरह छटपटाने लगा। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। कार के आकार का एक बड़ा मलबा अचानक कोडनेम 11 की ओर गिरा जिसे उन्होंने देर से खोजा। अरे, उसने अपना शरीर घुमाया लेकिन उसका पैर अभी भी गिरते हुए पत्थर में फंसा हुआ था। टकराना। दर्द की एक लहर उसके पैर से उसके शरीर की ओर बढ़ी। कोडनेम 11 ने नीचे देखा और पाया कि उसका बायां पैर अब खून से लथपथ था। उसने अपने शरीर को चट्टान से बाहर खींचते हुए दांत पीस लिए लेकिन वह खड़ा होने में असमर्थ था।
उसके ऊपर एक बड़ी छाया दिखाई दी। कोडनेम 11 ने अपना सिर उठाया और देखा कि कीड़े की विशाल पूंछ धीमी गति से नीचे की ओर गिर रही है।